पिछले वीडियो में आप लोगों ने 12th क्लास के जो बच्चे हैं ज्योग्राफी का जो फर्स्ट चैप्टर था मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, आप सबने काफी प्यार दिया उसे, वीडियो बहुत अच्छा लगा और आप सबके कमेंट इतना आया भर भर के कि उस कमेंट को देखते हुए हम लोग फिर आप सबके बीच बिल्कुल उपस्थित हैं ज्योग्राफी के चैप्टर 2 लेकर के, और उसके एकदम बेहतरीन क्वेश्चन एक एक प्रश्न आपके एग्जाम में लड़ने वाले हैं। बस आप आ चुके हैं तो देखिए, और एकदम इजी भाषा में लिखा गया है, अपन देहाती भाषा में जात तू देखो तो ज्यादा भारी ना लगी, क्लास में याद करके जाइएगा। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं और बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर और समझते हैं हमारा एक एक प्रश्न क्या होने वाला है एकदम बेहतरीन तरीका से। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके बीच है, जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक कौन कौन से? जनसंख्या परिवर्तन मैंने जनसंख्या समझ करो, किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या कहते हैं। किसी क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं उस लोग की हम लोग संख्या को क्या कहेंगे? जनसंख्या कहेंगे। अर्थात किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या कहते हैं। अब कहा था जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक बताओ कौन कौन से हैं। एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है आपके एग्जाम को लेकर के कि जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक कौन कौन है। समझो ध्यान से, पहला हो जाए जन्म दर। क्या हो जाएगा? जन्म दर। दूसरा याद रखिए मृत्यु दर, मृत्यु दर, ठीक है ना। और तीसरा याद रखिए प्रवास। क्या याद रखिए? प्रवास याद रखिए। थोड़ा आप लोग शांत रहेंगे, हल्ला न करेंगे बिल्कुल, ताकि हम बढ़िया से पढ़ा पाए। चलिए, इतना हो गया जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। जन्म दर का मतलब अगर कोनो क्षेत्र में आप हैं, जिस क्षेत्र में वहां पे बच्चा सब जिसका जनसंख्या है, किसी का जन्म हो गया जनसंख्या परिवर्तन हो जाएगा, मतलब बढ़ गया। मृत्यु दर हो जाए जनसंख्या परिवर्तन हो जाएगा। प्रवास का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना, चाहे दूसरे स्थान से आ जाना। तो अगर आप कहीं चल जाता रहो, चाहे कोई आ गई, जनसंख्या परिवर्तन हो जाए। छठ आई, बाहर लोग गइल बा कमाए, आ गए, एकदम माहौल एकदम ज्यादा लोग बताते। तो क्या हो गया? यही 3 घटक है, आप दिमाग में बैठा लीजिए, कोई भारी बात नहीं है। तो देखिए जनसंख्या परिवर्तन के 3 प्रमुख घटक जो है वह निम्नांकित है। अच्छा, पीपीटी वाला गड़बड़ा है मेरा पिछला। जन्म दर को 1 नंबर में लिखेंगे और लिख करके डैश देंगे, उसके बाद लिखेगा, तो ध्यान रखिएगा। जन्म दर लिखेंगे, यह जनसंख्या बढ़ाने का मुख्य कारण है। समझ लो, जन्म हो जाए जनसंख्या बढ़ गई। 2 नंबर में लिखोगा मृत्यु दर, लिख करके डैश दिए, नीचे लिखेगा यह भी जनसंख्या के आकार को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। यहां से प्रवास देखिएगा, तीसरा लिखेंगे प्रवास, यहां से प्रवास लिख के डैश देंगे, अंडरलाइन करेंगे। यानी मृत्यु हो जाएगा, जनसंख्या परिवर्तन होगी। प्रवास का मतलब क्या है? जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर अस्थायी या अस्थायी रूप से बसने जाते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं प्रवास। बाहर कोई गए हैं कमाने के लिए, वह अस्थायी रूप से है। कुछ लोग का वाला पढ़लक लिखलक, अच्छा शिक्षा का चलो शॉर्ट टर्म में जाके निवास करता रहा तो क्या हो गई? जनसंख्या परिवर्तन हो गई, चला गया। कोई आए या जाए उसको हम लोग कहते हैं प्रवास, है ना। और प्रवास से जनसंख्या परिवर्तन होता है। आई थिंक आपके दिमाग में क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अच्छा, यहाँ नंबरिंग भी 2 नंबर दे दी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न। पता नहीं 1 नंबर प्रश्न को क्या किया है मेरा, चला चलिए इसको समझते हैं। अशोधित मृत्यु दर की गणना कैसे की जाती है? यानी मृत्यु दर की गणना कैसे की जाती है? तो यहाँ पे आपसे कहे अशोधित मृत्यु दर, चाहे खाली कहे मृत्यु दर, खाली मृत्यु दर कहा जाए या चाहे अशोधित मृत्यु दर कहा जाए, दोनों का मतलब सेम है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। एग्जाम में कितना ये होता है कि क्वेश्चन न समझने के कारण बच्चों से क्वेश्चन छूट जाता है एग्जाम में। तो ये बात का एकदम ध्यान रखना है कि क्वेश्चन न छूटे। कब ना छूटी? क्वेश्चन को समझना है बढ़िया से, आंसर से ज्यादा क्वेश्चन समझना है। क्वेश्चन हमको समझ आ गया कि मृत्यु दर की गणना कैसे की जाती है, चाहे अशोधित मृत्यु दर की गणना कैसे की जाती है, सेम हुआ। चलिए देखेंगे, अशोधित मृत्यु दर यानी किसी विशेष वर्ष में किसी क्षेत्र में प्रति 1000 जनसंख्या पर मरने वालों की संख्या को हम लोग अशोधित मृत्यु दर के रूप में व्यक्त किया जाता है। अर्थात इसको ध्यान से समझिएगा, किसी क्षेत्र में एक साल में 1000 व्यक्तियों के पीछे जो मृत्यु हुई उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अशोधित मृत्यु दर कहते हैं या शोधित मृत्यु दर कहते हैं। समझ में आया ना? मृत्यु दर कहा जाता है, चाहे मृत्यु दर कहिए चाहे अशोधित मृत्यु दर कहिए। अब मृत्यु दर की गणना कैसे की जाती है? गणना के लिए एक फॉर्मूला भी लिख सकते हैं आप लोग। मृत्यु दर की गणना कैसे की जाएगी? गणना कैसे की जाएगी, समझ में आया ना? तो क्या करेंगे? अब देखिए, मान लीजिए जैसे कुल जनसंख्या हो गया, कुल जनसंख्या बटा मृत्यु गुना 1000, यानी 1000 पे देखना है कि कितना लोग मर गए, कुल जनसंख्या से कितना लोग मर गए, है ना। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अशोधित मृत्यु दर, चाहे उसको मृत्यु दर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने क्या है? अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, जनसंख्या किसे कहते हैं और यह किन कारकों पर निर्भर करती है? यानी जनसंख्या क्या है
और ये किन कारकों पर निर्भर करती है। तो देखिए क्या लिखा गया है कि किसी देश, राज्य या क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों की कुल संख्या को हम लोग जनसंख्या कहते हैं। बताइए, जनसंख्या भारी बात बस समझ में आएगी ना। कोनो देश हो के, राज्य हो के, कुछ हो, कोई स्थान हो, नॉर्मल बोलिए ना, किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को, कुल संख्या को हम लोग जनसंख्या कहते हैं कि वहां जनसंख्या कितनी है। यह मुख्य रूप से 3 कारकों पर निर्भर करती है। 3 कारक वही हो गया, कौन कौन? मृत्यु दर, आपके जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। प्रवास का मतलब होता है आवागमन, आगमन कहिए चाहे प्रस्थान कहिए, एक स्थान से कोई जा रहे हैं चाहे जा रहे हैं। तो जनसंख्या 3 तरह से प्रभावित होती है, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास के कारण होती है। आई थिंक आप इस क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। 4 नंबर प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हम लोग इसमें कम से कम 15-20 प्रश्न रखे हैं, तो एक एक प्रश्न को ध्यान से समझते चलिए। आए हैं वीडियो में तो टाइम दीजिए, बहुत बेहतर लगेगा आपको, बहुत मजा भी आने वाला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जनसंख्या वितरण क्या है? अब जनसंख्या का बंटवारा क्या है? वितरण मतलब कहां कहां लोग रह रहे हैं, कैसे लोग रह रहे हैं, कहां ज्यादा लोग रहते हैं, कहां कम लोग रहते हैं, इसी को जनसंख्या वितरण कहा जाता है। क्या हर जगह समान रूप से जनसंख्या बाका हो? बिल्कुल नहीं, समान रूप से जनसंख्या है ही नहीं। क्यों नहीं है? कई सारे रीजन है, कई सारे रीजन है जनसंख्या आपके असमान होने के। अब दियर में थोड़े बस जीवो, पानी में ननु, पहाड़ी इलाके में थोड़ी जाके बस जीवो। वैसे वैसे इलाके में जनसंख्या कम होती है। ज्यादा जहां गर्मी हो वहां लोग नहीं रहेंगे, जहां ज्यादा ठंडी हो वहां लोग नहीं रहेंगे। नॉर्मल होनी चाहिए, कई सारे है चीजें। तो पहले यहाँ क्वेश्चन हमसे पूछा जनसंख्या वितरण का, इसको समझेंगे। जनसंख्या वितरण का अर्थ लिख करके डैश दे दीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा। चाहे लिखेंगे सर डायरेक्ट, पृथ्वी की सतह पर लोगों के फैले होने की व्यवस्था को यह हमें बताता है कि किस क्षेत्र में लोग अधिक रहते हैं और कहां कम रहते हैं। कुछ क्षेत्र में आबादी बहुत घनी यानी सघन होती है, तो कहीं बहुत विरल होती है। यानी आप यह समझिएगा कि पृथ्वी की सतहों पर लोगों के रहने की व्यवस्था को ही हम लोग क्या कहते हैं? जनसंख्या वितरण कहते हैं। समझ में आ गया ना कि जनसंख्या कहां कैसे रह रही है, उसी को जनसंख्या वितरण कहा जाता है। आई थिंक आप बिल्कुल समझ चुके होंगे जनसंख्या वितरण का मतलब क्या होता है। जहां ज्यादा गर्मी होगी वहां जनसंख्या कम रहेगी, है ना, कहीं कम रहता है कहीं ज्यादा रहता है। यही चीजें बताती है कि जनसंख्या का हाल कैसे है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। रुकिए नहीं, प्रधान जी पूरा हमको। चलिए आगे देखेंगे, 6ठा प्रश्न देखेंगे, गड़ हो जाएगा। जनसंख्या घनत्व क्या है और इसकी गणना कैसे की जाती है? मेरे प्यारे, इस क्वेश्चन को एकदम VVI लगा लीजिए कि जनसंख्या घनत्व क्या है और जनसंख्या घनत्व की गणना कैसे की जाती है। एकदम VVI क्वेश्चन पूछेगा, देखेंगे भैया। जनसंख्या घनत्व यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की औसत संख्या को दर्शाता है। इसकी गणना का तरीका बताया गया है, गौर से समझेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जनसंख्या घनत्व का मतलब एकदम बढ़िया समझिए। प्रति वर्ग किलोमीटर में जनसंख्या घनत्व कहने का मतलब क्या होता है कि किसी प्रति वर्ग किलोमीटर में कितनी जनसंख्या रह रही है, उसी को हम लोग कहते हैं जनसंख्या घनत्व। बात समझ में आई कि नहीं है? जनसंख्या घनत्व क्लियर हुआ? यानी किसी प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। अब इसकी गणना करने की तरीका क्या है? कुल जनसंख्या को उस क्षेत्र के कुल क्षेत्रफल से भाग देने पर आपको यह प्राप्त हो जाता है। यानी आप याद करेंगे, जनसंख्या घनत्व का नीचे फॉर्मूला लिख लेंगे गणना के लिए, जनसंख्या घनत्व। ध्यान दीजिएगा, जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व पर आप फॉर्मूला क्या लिखेंगे कि वहां समझिएगा कि वहां की कुल जनसंख्या उस क्षेत्र में कितनी है ना। तो कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल। बात समझ में आया कि नहीं? यानी कुल क्षेत्रफल से जनसंख्या कितनी है। क्षेत्रफल के मामले में देखा जाए कि जमीन कितना है, जैसे नॉर्मल भाषा में तरह से समझो। मान लीजिए घर परिवार है, तो माता पिता है, जितना जमीन है उतना में रह रहे हैं, फिर 4-5 गो और बढ़ गया तो वही जमीन में न रह रहा है, उसी एरिया में, उसी क्षेत्र में रह रहा है। तो इस हिसाब से ऐसा क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का देखा जाए तो विश्व में 7वां नंबर पे आता है। 7वां नंबर, देखिए कितना बेकार स्थिति है देश की। 7वां नंबर पे आता है इस मामले में, भारत आता है क्षेत्रफल के मामले में। यानी इसके पास कितना जमीन है इस मामले में? सबसे ज्यादा जमीन है रूस के पास, ठीक है ना। और जनसंख्या के मामले में 1 नंबर पे हो गया, प्रथम स्थान पे आ गया भारत जनसंख्या के मामले में। 1 नंबर पे हो गया जनसंख्या, सबसे अधिक कहां की होगी? भारत की हो गई है। बताइए, तो दिक्कत तो है, बिना की बात है। और इसे समझने वाली बात है कि कैसे दूर किया जाए। नेता लोग खाली लूटने में लगा है। ओ मेरे भाई, जितना जल्दी हो सके देश को लूट कर खा के बर्बाद कर जाए, अराजकता फैला दिया सब देश में, है ना। लूट लेंगे, खा लेंगे। बीपीएससी वालों को पिटाई हो रही है, मास्टर पिटा रहा है देश में, है ना। दिक्कत बा, फिर भी पढ़ो, ना पढ़ो तो दुनिया में आगे उतर के ना जिए। बात बुझा दूंगा। आपके माँ बाप पता है क्या पढ़ा रहे हैं? इस समाज में अब सर्वाइव कर पाए, इसमें जी पाए, है ना। इसलिए आपके माँ बाप आपको क्या कर रहे हैं? पढ़ा रहे। वो तो नहीं वीडियो बना रहा साइड से तो नहीं आ जाए। अब समझो,
ये क्लियर हो गया। अच्छा, एक क्वेश्चन आ गया है 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, जनसंख्या वृद्धि दर किसे कहते हैं और इसके कितने प्रकार हैं। यानी जनसंख्या वृद्धि दर क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए गौर करेंगे। किसी निश्चित समय अंतराल में जनसंख्या में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि दर कहते हैं। जनसंख्या वृद्धि दर का मतलब क्या होता है, एक निश्चित टाइमिंग में किसी क्षेत्र में जनसंख्या में जो परिवर्तन होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जनसंख्या आपके वृद्धि दर कहते हैं। देखिए, जनसंख्या वृद्धि दर जो है इसके 2 प्रकार होते हैं, धनात्मक वृद्धि दर, ऋणात्मक वृद्धि दर। धनात्मक होने का मतलब क्या होता है, जब संख्या बढ़ जाए, जब जनसंख्या क्षेत्र बढ़ जाए तो धनात्मक परिवर्तन हो गया। ये पूछे वाला बात हुआ। आप लोग इतना तो है कि धनात्मक ऋणात्मक समझते होंगे। और ऋणात्मक होने का मतलब है कि अब जनसंख्या क्या घट जाए तो सब ऋणात्मक आते हैं ना। बुझाइल, समझ में आ गया ना कि जनसंख्या वृद्धि दर क्या, एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न है 12th वालों, समझ जाओ ध्यान से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगला प्रश्न की ओर। और अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत जल्दी हम लोग समाप्त करेंगे, घबराइए मत। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके बीच है, क्वेश्चन नंबर 8। जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि की गणना कैसे की जाती है। रियल, यानी जनसंख्या की रियल गणना कैसे की जाती है इसको समझते हैं। वास्तविक यानी वास्तविक जनसंख्या की गणना कैसे की जाती है, इसको गौर से समझिएगा। जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि निकालने के लिए जन्म और मृत्यु के अंतर में प्रवास के अंतर को भी जोड़ा जाता है। इसको ध्यान से समझिएगा, एकदम आपको याद हो जाएगा कि आप वास्तविक वृद्धि जो है जनसंख्या का कैसे निकाल सकते हैं। कहने का मतलब ही देखिए, वास्तविक वृद्धि लिख क्या लिखेंगे, मान लीजिए कहीं जन्म भाई तो जन्म में से मृत्यु के घटा दो, और फिर जुड़ेगा रियल कितना आदमी बनूंगा, जोड़ो करो। अप्रवास, अप्रवास में क्या होला, अप्रवास माइनस उत्प्रवास। अप्रवास का मतलब होता है कितना लोग आए, उत्प्रवास का मतलब होता है कितना लोग गए। समझ में आ रहा है ना बात, समझते हैं, गौर करिए अब ध्यान से। जैसे मान लीजिए वास्तविक जनसंख्या कैसे निकालेंगे, क्या परिवर्तन होगा, आप समझिए ध्यान से। आपके गांव में कुछ लोग हैं, उसको रहने दीजिए। गांव में नया जन्म हो गया 50 को, कई 50 को जन्म हो गया गांव में, शादी भर लखो साल भर में लेके जन्म हो गया 50 को, हो गया 50 को जन्म हो गया। इनमें से मान लो 10 आदमी मर गई तो घटेगा ना, जनसंख्या कम हो गई। अब फिर जोड़ो, अब समझो प्रवास का मतलब क्या होता है। प्रवास का मतलब क्या होता है कि मान लो 20 आदमी आ गई बा, 20 आदमी आ गई, आगे ना गई, हो सकता है 5 आदमी चल गई, लोग 5 आदमी चल गए, घटा दो। यह वास्तविक आपका क्या हो जाएगा, जनसंख्या जैसे देखिएगा 50 को जन्म लिया था, 10 को मर गया तो ओरिजिनल बचा 40 को, फिर प्लस लिखेंगे। 20 को मेरे गांव में आया था, अब 5 को फिर चला गया तो वास्तविक बच गया 15 को, 15 को 40 को जोड़ देंगे 55 को, यानी 55 आपका क्या हो गया, वास्तविक जनसंख्या हो गया। आई थिंक आपके दिमाग में बिल्कुल आ गया होगा कि वास्तविक जो वृद्धि होती है जनसंख्या का वो क्या होता है, यानी रियल में कितना गए कितना है इसके बारे में होता है। चलिए आई थिंक आप इसे क्लियर कर चुके होंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे सडनली, फटाफट बिना देर किए, ताकि आप फटाफट क्वेश्चन को समझते चले। अगला क्वेश्चन, जलवायु जनसंख्या वितरण को किस प्रकार प्रभावित करता है। जलवायु, जल और वायु, जलवायु का मतलब क्या होता है, जल और वायु। भाई तारा शुद्ध शुद्ध हवा ना मिलो जो वहां पर रहबो, जहां बढ़िया पानी ना पिए के वहां रहबो ना रहबो। तो जलवायु जनसंख्या को कैसे वितरण को प्रभावित करते हैं इसको समझते हैं। देखिएगा, जलवायु का जनसंख्या पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अत्यधिक विषम जलवायु वाले क्षेत्रों में, जैसे मरुस्थल, मरुस्थल कहने का मतलब होता है जहां बहुत गर्मी हो। मरुस्थल माने क्या होला, समझ जा, मरुस्थल, मरुस्थल का मतलब होता है जहां गर्मी बहुत अधिक हो, उसे हम लोग कहते हैं मरुस्थल। तो मरुस्थल क्षेत्र हो गया, चाहे देखिएगा हिमालय क्षेत्र, हिमालय क्षेत्र मतलब जहां ठंडा ज्यादा पड़े, जनसंख्या बहुत कम, विरल यानी कम होती है। समझ में आया ना, यानी जहां ज्यादा गर्मी पड़े, जहां ज्यादा ठंडी हो, वहां जनसंख्या बहुत कम होती है। एकदम अपनी भाषा में समझिए, अपने मन से लिखने की कोशिश कीजिए। ये जरूरी नहीं है कि आप यह आंसर को लिखेंगे, जब समझ जाइएगा एग्जाम हॉल में अपने मन से आंसर लिखेंगे, क्लियर हो जाएगा, है ना। तो देखेंगे अब इसके, देखिएगा इसके विपरीत सामान्य जलवायु और मानसूनी क्षेत्र जैसे भारत, चीन, यह बढ़िया चीज है, मानसूनी क्षेत्र है में जनसंख्या बहुत घनी होती है, क्योंकि यहाँ जीवन यापन सरल होता है। और यह सरल होने का सबसे ज्यादा जनसंख्या भारत के 1 नंबर पे भारत हो गया है, ठीक है ना। 2 नंबर पे आप 1 नंबर पे भारत, 2 नंबर पे आपका चीन हो गया, पहले 1 नंबर पे चीन था, और 3 नंबर में अमेरिका आता है जनसंख्या के मामले में, जनसंख्या के मामले में, है ना। हमारा जो भारत है आपको बता दे, यानी ये बात को समझिएगा कि चीन पहले जनसंख्या के मामले 1 नंबर पे था, भारत 2 नंबर पे, अमेरिका 3 नंबर पे आता था। आज हम लोग जनसंख्या के मामले में भारत देश को देखिए, जनसंख्या के मामले में हम लोग 1 नंबर पे, 1 नंबर पे जनसंख्या के मामले में। अमेरिका चीन हम लोग से इतना आगे है, इतना आगे, इतना कितना का 25 से 30 साल हम लोग के आगे गए। लोग ना कहला कि बउआ हमरा निहर करला तारा दूसरा जन्म ले पड़ी,
यह बात एकदम भारत में लागू होता। अरे भारत सोने की चिड़िया थी यार, अब नहीं है, इसको लूटा गया, नेताओं के द्वारा लूटा गया। हम लोग क्या ही कर सकते हैं, हम लोग की औकात ही क्या है कि हम लोग किसी विषय में बोल सके, चाहे किसी को बता सके। मतलब आप खुद समझिए कि भारत के एक एक लोगों की सोच बदलनी होगी चीन और अमेरिका के मुकाबला करने के लिए, उसके बराबरी जाने के लिए। इतना हम लोग से एडवांस है। हम लोग के यहाँ अगर कुछ बढ़ा है तो सिर्फ जनसंख्या बढ़ी है, बाकी कोनो चीज नहीं के बढ़ा। समझ में आई ना? तो ये समझ गए जनसंख्या वितरण क्या होता है और जलवायु कैसे प्रभावित करता है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आइए अगला प्रश्न देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर आप समझिए, नगरीकरण जनसंख्या पर क्या प्रभाव डालता है। नगरीकरण कहने का मतलब क्या होता है? नगरीकरण का मतलब होता है शहरीकरण। यहाँ पे नगरीकरण भी कहेगा, एग्जाम में पूछते शहरीकरण तो कहलिए जा हम तो पढ़ ही नहीं, हम पढ़े भाई नगरीकरण, एग्जाम में पूछ लग शहरीकरण, दोनों सेम होता है। इसलिए हम आपको बोले हैं क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है, बेहतर तरीका से क्वेश्चन को समझना जरूरी है। क्वेश्चन जब बेहतर तरीके से समझल जाई तबे समझ में आई और तब एग्जाम में लिखाई, ना तो यही में आ जाई। बात तो बिल्कुल ध्यान रखो लगे नंबर भाई, ना तो हो जाए दिक्कत। चलो क्या समझे कि हमने के कि आखिर यह जो है नगरीकरण क्या है। नगरीकरण का मतलब होता है शहरीकरण। जब लोग गांव को छोड़ करके अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छा स्वास्थ्य के लिए, अच्छे रोजगार के लिए जब गांव को छोड़ करके शहर में चले जाते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, शहरीकरण या नगरीकरण कहते हैं। दिमाग में गलो, शहरीकरण नगरीकरण। गांव को छोड़कर शहर बस जा शहरीकरण, गांव छोड़कर शहर चले जा नगरीकरण। इतने जानो, ज्यादा टेंशन लेने जरूरी है नहीं के। अब यहाँ देखिएगा, नगरीकरण के कारण लोग गांवों को छोड़ करके कहां चले जाते हैं, शहरों की ओर जाने लगते हैं। शहरों में रोजगार बढ़िया मिल जाता है, नौकरी करने का मतलब अच्छी शिक्षा मिल जाती है और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं होती है, जिससे शहर की जनसंख्या क्या होती है, बहुत तेजी से बढ़ जाती है। गांव के लोग छोड़ के शहर में जाए, शहर तो प्रभाव क्या पड़ेगा, जनसंख्या ज्यादा शहर की हो जाएगी। आई थिंक आप ये क्वेश्चन समझ चुके होंगे, चाहे आपसे पूछ देगा शहरीकरण क्या है नगरीकरण क्या है, वो भी आप बिल्कुल बेहतर तरीके से बना देंगे। आपसे बढ़िया कौन बना पाएगा, मुझे पता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 11 नंबर प्रश्न, खनिज संसाधन किस प्रकार जनसंख्या को प्रभावित करता है। खनिज संसाधन क्या है, खनिज किसे कहते हैं, यानी पृथ्वी के अंदर से खोद के निकाले गए चीजों को हम लोग खनिज कहते हैं। नॉर्मल बात जानेंगे, पृथ्वी के अंदर यानी खदानों से प्राप्त चीजों को हम लोग क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं, है ना। यही ध्यान रखेगा। अब कह रहे कि खनिज संसाधन किस प्रकार जनसंख्या को प्रभावित करते हैं, इसको देखेंगे। जिन क्षेत्रों में खनिज जैसे कोयला, लोहा या तांबा, ये सब खनिज हो गए, अधिक मिलते हैं, वहां खनन उद्योगों के कारण नौकरी के अवसर बढ़ जाते हैं। लोग काम की तलाश में, चाहे काम की तलाश में वहां जाकर के बसने लगते हैं, जिससे वहां की जनसंख्या घनी हो जाती है। उदाहरण के लिए जाम्बिया की अब तांबा पट्टी, जाम्बिया की जो तांबा पट्टी वहां पे उद्योग हुआ, लोग चले गए अंधाधुंध, है ना, और वहां पे रहने लगे तो जनसंख्या क्या होती है, बढ़ जाती है। समझ में आया ना। तो आई थिंक यह क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, आप बहुत बेहतर तरीके से समझे होंगे। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, हम लोग काफी नजदीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आप लोग को आनंद आ रहा है, मुझे समझ में आ रही है। जब देखेंगे धार्मिक और राजनीतिक कारणों से जनसंख्या वितरण कैसे प्रभावित होता है। भाई धार्मिक कारण, धार्मिक का मतलब समझिएगा पूजा पाठ, धार्मिक कारण से भी और राजनीतिक कारण से भी। राजनीति तो होने से बढ़िया के जो समस्या होता, राजनीति का पूरा देश में राजनीति होता तो राजनीति से बढ़िया कौन सी समस्या होता है सब। अब समझेंगे, जब किसी क्षेत्र में धर्म के नाम पर भेदभाव जैसे उत्पीड़न होता है या राजनीतिक अस्थिरता और युद्ध होते हैं तो लोग अपनी जान बचाने के लिए वह जगह को छोड़ देते हैं। समझना ना। जैसे उदाहरण के लिए देखिएगा, यहूदियों का इजराइल में जाकर बसना या श्रीलंका के जातीय संघर्ष के कारण लोगों का पलायन करना, या इसके बहुत बढ़िया उदाहरण मिलते हैं आपको कि जब धर्म के आधार पर मार काट होगा तो वहां से लोग भेदभाव किया जाएगा तो उस जगह को छोड़कर दूसरे जगह जाएंगे। चाहे राजनीतिक तरीके से युद्ध हो रहा है, अब युद्ध चलने वाले लोग रहेंगे, जान बचा के भागेंगे, तो जहां जाएंगे वहां की जनसंख्या क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है, और ये क्या हो जाता है, वितरण भी क्या हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। लोग वहां कम हो जाते हैं, जहां धार्मिक कारण होता है, राजनीतिक कारण होता है वहां पे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने यह है, क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 प्रश्न आपके सामने है कि जनसंख्या वृद्धि से संसाधनों पर क्या प्रभाव पड़ता है। एकदम प्रभाव पड़ी, जनसंख्या बढ़ी तो संसाधन क्या होंगे, कम हो जाएंगे, लूट मार के खाई जाए, खत्म हो जाए। हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है। पेट भरे का मतलब पेट भरे सब हो जाए, पेट गांधी जी का कथन था, इसको समझेंगे। जनसंख्या बढ़ने से प्राकृतिक संसाधनों जैसे भोजन, पानी, ऊर्जा और जमीन बढ़ता, जनसंख्या बढ़ता और बहुत अधिक
दबाव पड़ता है, बिल्कुल दबाव पड़ेगा। जब जनसंख्या बढ़ेगी तो भोजन पे दबाव पड़ेगा, भोजन कम हो जाएंगे, पानी पे दबाव पड़ेगा, ऊर्जा पे दबाव पड़ेगा, गैस सिलेंडर उड़ाया जाता है तो क्यों मिला था अभी वर्तमान में, जमीन पर असर पड़ेगा। इससे क्या होती है, बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। इन चीजों की मांग बढ़ जाती है, बिल्कुल बढ़ जाएगा, बढ़ जाती है। इससे संसाधनों का तेजी से विनाश यानी ह्रास होने लगता है और आने वाली पीढ़ी के लिए कमी होने लगती है। बिल्कुल जैसे हम लोग आज लूट रहे हैं, बीच में सुनने को यह मिला था कि खनिज की कमी हो रही है। कुछ संकेत ऐसे था भारत में खनिज की, कोयला खनिज की कमी हो जाए, कोयला एक दिन में बनेला, लाखों करोड़ों वर्ष लग जाता है उस कोयला का निर्माण होने में। खत्म होता आने वाला पीढ़ी को फोटो में दिखाएंगे, देखो कोयला इसी को कहते हैं। कई सारा चीज विलुप्त हो गया हमारे देश में जो हम लोग फोटो में सिर्फ देख सकते हैं, ओरिजिनल में नहीं मिलते हैं। हो सकता है मेरी बातों को बुरा ना मानिएगा, बस जो स्थिति है उस पर बोलना जरूरी हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने यह है, क्या है क्वेश्चन देखेंगे। 14 नंबर प्रश्न, जनसंख्या ह्रास के क्या परिणाम हो सकते हैं। जनसंख्या ह्रास, जनसंख्या घटने के क्या कारण हो सकते हैं, इसके बारे में बताना है। तो जब जनसंख्या घटने लगती है तो देश के पास मौजूद संसाधनों की पूरी तरह से उपयोग नहीं हो पाता है। जब जनसंख्या घटेगी तो संसाधन तो उपयोग नहीं होगा, वही बात है। इससे समाज की बनावट बिगड़ने लगती है ना, काम करने वाले लोगों की कमी हो जाती है और देश का भविष्य अनिश्चितता और निराश से घिर जाता है। दोनों भाई बात देखो, एक क्वेश्चन में क्या बताओ था कि अगर जनसंख्या कम हो जाएगा तो अब क्या असर पड़ेगा, काम करने वाले की कमी बढ़ जाएगा। तो बैलेंस रखना एकदम जरूरी है, नेचर के साथ बैलेंस बना के रखना ही जरूरी है, तब आगे सिस्टम में चल सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न हो गया। अब देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। तीव्र जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है। तीव्र जनसंख्या वृद्धि, तेज जनसंख्या बढ़, अभी देख लो तीव्र जनसंख्या बढ़ने की वजह ही भारत में जनसंख्या बढ़ गया है। तो इस भारत में जनसंख्या बढ़ने की वजह से ही क्या हुआ है कि तीव्र जनसंख्या बढ़ी और यहाँ पे संसाधन की कमी हो गई, रोजगार की कमी हो गई। और इसी के वजह से इस रोजगार की कमी को जैसे देखिए बीपीएससी वाले, बीपीएससी जो टीचर हैं वो जाकर के आंदोलन किए टीआरई 4 के लिए, पिटा रहे हैं जाकर के वहां पे पटना में। क्या कहिएगा, इतनी तो दुखद घटना है, पिटा रहे हैं वहां पे जाकर के। तो ये चीज है, सबसे पहले जनसंख्या को रोकना जरूरी है। हम ही के हाथ में बाहो, हम यहाँ कम से दोबारा बच्चे पैदा मत कर मार के दे दिए, समझ रहे हैं, बनल बड़ा काबिल है, बनल बड़ा काबिल। तो हरे चलते जनसंख्या परिवर्तन हो जाए हमनी के, इसमें नियम लानी चाहिए। नियम तो बना है लेकिन लागू नहीं होता है। चलिए आगे देखेंगे। अगर जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ती है तो बेरोजगारी, खाने की कमी और घर की समस्या जैसी दिक्कतें पैदा होती है। बिल्कुल सरकार को सारा पैसा बुनियादी जरूरतों पर खर्च करना पड़ता है, जिससे देश की आर्थिक विकास धीमी हो जाती है। बिल्कुल देश आगे नहीं बढ़ेगा, खाई पिए में राजी हो तो कहां से देश आगे बढ़ी, बात यही है। तो अगर तीव्र जनसंख्या बढ़ेगी तो सबसे पहले भोजन के बारे में सोचेंगे हम लोग, आवास के बारे में सोचेंगे, वस्त्र के बारे में सोचेंगे, इसी तरह से गरीब रह जाएंगे। बात यही बताती है इस क्वेश्चन 15 नंबर। चलिए अब हम देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जननांकीय संक्रमण सिद्धांत क्या है। इस क्वेश्चन को एकदम वीवीआई लगा लीजिए कि आखिर जननांकीय संक्रमण सिद्धांत क्या होता है, जननांकीय संक्रमण सिद्धांत क्या है। देखेंगे एकदम इजी प्रश्न है यह सिद्धांत हमें बताता है कि जैसे जैसे कोई समाज ग्रामीण और अनपढ़ अवस्था से बदलकर नगरीय और शिक्षित बनता है, वैसे वैसे वहां जन्म दर और मृत्यु दर दोनों घटने लगती है। यह बदलाव को हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य रूप से यह 3 चरणों में होती है। तीनों चरणों को देखना होता है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न में पूछता है। तो जननांकीय संक्रमण सिद्धांत का ही मतलब होता है कि जब लोग पढ़ लिख लेते हैं, आगे जब बढ़ते हैं, उनमें बदलाव आता है, अनपढ़ की अवस्था से बदल करके जब वो शिक्षित होते हैं, नगर में जाते हैं, तो वैसे वैसे जन्म दर में भी मृत्यु दर में भी क्या हो जाती है, दोनों घटने लगती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जननांकीय संक्रमण सिद्धांत कहते हैं। जननांकीय संक्रमण हो गया, उसी को जननांकीय संक्रमण सिद्धांत कहा जाता है। चलिए इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने यह है कि 17 नंबर प्रश्न, जनसंख्या नियंत्रण के सांस्कृतिक उपाय कौन कौन से हैं। यानी जनसंख्या नियंत्रण के सांस्कृतिक उपाय क्या बताया जा सकता है, सांस्कृतिक है ना, सांस्कृतिक उपाय क्या हो सकते हैं। तो देखेंगे ध्यान से, समाज और संस्कृति के माध्यम से जनसंख्या को रोकने के मुख्य उपाय निम्नलिखित है। यानी जनसंख्या को कैसे रोकेंगे, जैसे देखिएगा, महिलाओं को शिक्षित करना, बाल विवाह को पूरी तरह से रोक देना, बाल विवाह को रोकना। यहां से थोड़ा समझेंगे बढ़िया से, बाल विवाह को रोकेंगे तब ना जनसंख्या परिवर्तन को रोका जा सकता है। आगे देखेंगे, बेटा और बेटी को समाज में एक समान दर्जा देना, छोटा परिवार रखने के लिए प्रति लोगों को जागरूक करना। तभी समझ, जनसंख्या नियंत्रण एकदम जरूरी है, समझ रहे हैं ना, जनसंख्या पे ध्यान देना बिल्कुल जरूरी है। क्या जरूरी है यहाँ पे थोड़ा गौर करेंगे। जैसे मान लीजिए सबसे पहले क्या है
कम उम्र में शादी ना करें, कम उम्र में बिल्कुल शादी नहीं करनी है। यानी बाल विवाह होगा, बाल विवाह होता है जिसको जैसे जनसंख्या बढ़ जाती है, महिला की स्थिति बिगड़ जाती है, बाल विवाह है ना। अरे बच्चों के जन्म में गैपिंग रखना चाहिए ना मेरे भाई, बच्चों के जन्म में गैपिंग होना चाहिए। गैपिंग मतलब क्या होता है? अभी देखो वर्तमान में शादी हुई बाटे, साल में मतलब लाखों लड़कियों की शादी होगी, लाखों लोगों की शादी हुई होगी, साल भर के बाद ही देखेंगे बच्चे पैदा होंगे एक एक साल में। ये बुरा ना मानिएगा, इस सच्चाई है, समझिएगा थोड़ा ध्यान से। साल भर के अंदर में बच्चे पैदा होंगे, फिर अगले साल फिर ऐसे नहीं होता है। अगर बच्चों के जन्म में बच्चों के जन्म में गैपिंग रखना चाहिए, कम से कम 2-3 साल के गैप। इस साल बच्चे को तो 2-3 साल ऊपर के दूसरे बच्चे को प्लान कीजिए, तो इस साल भर फिर अगला साल स्थिति बिगड़ जाएगी, महिलाओं की आर्थिक मतलब क्या बोलते हैं, शारीरिक स्थिति पूरी गड़बड़ हो जाएगी। तो समझ रहे हैं ना, कम उम्र में शादी को नहीं करना है, यह जनसंख्या नियंत्रण का सबसे बड़ा कारण है। हो सकता है महिलाएं शिक्षित होगी तो इस बात को समझेगी, तब जनसंख्या को रोका जा सकता है। इस बात के लिए जागरूक करेंगे, ये चीजें ध्यान रखिए। मेरे हिसाब से ऐसा कहा जा सकता है ना, क्या कहिए आप कि अगर जिनको आज से शुरू कीजिए, ये नहीं कि पीछे वाले बातों को हटाइए, आज जैसे मान अभी जो शादी 2026 में ले लीजिए, 2026 में नया नियम सरकार के द्वारा लाया जाए यह चीजें कि जिनको 2026 में शादी हुई है उनको अगर 2 बच्चे से अधिक हो गए, 2 बच्चे से अधिक हो गए तो उनको सारे सरकारी लाभ से वंचित कर दिया जाएगा, सारे सरकारी लाभ से वंचित कर, उनको कोई सरकारी लाभ नहीं मिलेगी। दूसरी बातें भी ध्यान रखेंगे। अब कहिएगा क्या, यानी एक लड़का हो चाहे एक लड़की हो, स्वीकार करना है, ठीक ना। दूसरी चीज, चाहे 2 लड़का हो सकता है, 2 लड़का हो सकता है, सारे सरकारी लाभ उनको मिलेंगे। एक बात और रखिए, अगर मान लीजिए 2 लड़की हो जाए, उनको 2 लड़की हो जाए तो सरकार यह कहे कि जो 2 लड़की होती है उसके सारे मतलब शादी के खर्चा हम उठाएंगे, एकदम लोग करेंगे, क्या नहीं करेंगे भाई, अपना विचार है, हम जो सोच रहे हैं आपको बताएं कि क्या कहिए कि जिनके घर में 2 लड़की जन्म ले उनकी शादी के खर्चा, पढ़ाई के खर्चा पूरी सरकार उठाएगी, लोग क्या नहीं जन्म करेंगे। तो ये चीजें हो सकती है, तो शायद जनसंख्या को नियंत्रण किया जा सकता है। यह आपके सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। आई थिंक काफी से बेहतर तरीके से समझे होंगे, काफी हम लोग टाइम दिए आपको समझाने के लिए, काफी बेहतर तरीके से समझे हैं। तो आइए फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।